हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्विज पूछा था तो उसका हम आंसर देख लेते हैं। पिछली वीडियो का आंसर है क्विज का कम्युनिज्म। Why this is the answer of this question? Because क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन सक्करफिश एंड शार्क, और शार्क और सक्करफिश में कौन सी इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है। ये 4 टाइप्स की इंटरेक्शंस हैं। इनमें से ये जो कम्युनिज्म ये इंटरेक्शन होती है ये शार्क और सक्करफिश में प्रेजेंट होती है। ये वाली इंटरेक्शन ये क्या होती है, इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि ना तो उन दोनों एनिमल में से एक एनिमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ना ही कोई नुकसान होता है और ना ही उसको कोई बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन एक को बेनिफिट होता है और एक को ना ही नुकसान होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है। This is the type of communalism interaction between the suckerfish and the shark। लेकिन अब देखते हैं कि शार्क को बेनिफिट होता है या सक्करफिश को बेनिफिट होता है। एक्चुअल में सक्करफिश को बेनिफिट होता है। सक्करफिश का जैसे उसका नेम है सक्कर, तो उसका फेस ऐसे बना होता है कि वो उसके जो शार्क के पेट है उसकी बैली में वो सक कर जाती है और उसके आसपास जो भी फूड होता है वो खा लेते। इससे क्या होता है, उसको शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ऐसे ही अपना फूड जो है वो खा लेती है और उसको ट्रैवलिंग भी आसान हो जाती है क्योंकि वो शार्क के साथ लगी रहती है। इससे उसकी जो ट्रैवलिंग है वो भी आसान हो जाती है। दिस इज़ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन कम्युनिज्म। ओके, आज का जो हमारा क्विज है वो है एग्जाम्पल ऑफ वेस्परल ऑर्गेनिज्म। वेस्परल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डस्क एट द टाइम ऑफ डस्क दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। डस्क क्या होता है, डस्क होता है जब सनसेट हो जाता है। सनसेट के बाद जो रात तक का टाइम होता है, मून लाइट तक, ठीक है, उस टाइम को हम डस्क बोल देते हैं। और डस्क में आपको बताना है कि कौन सा जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। वेस्परल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इनमें से, बटरफ्लाई, रैट, रैबिट या बुब्लिकस। ओके गाइस, मूव टू द नेक्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरमेंट which directly or indirectly influence the form and functioning of organism in a specific way। ये environmental factors ये एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑर्गेनिज्म की और प्लांट की लाइफ में, इवन हमारी लाइफ में भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक हम फैक्टर भी पढ़ेंगे टेम्परेचर का। आज की वीडियो में हम मेन जो फैक्टर है वो टेम्परेचर पर फोकस करेंगे। ये बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली थी, इसीलिए मैंने इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप इस क्लास में बने रहिए, आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो टेम्परेचर फैक्टर है वो अच्छी तरह से समझाऊंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे ताकि सिर्फ हमें समझ लगे, हमें रट्टा नहीं लगा रहा है, हमें वो एजुकेशन लेनी है जो क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है। ना कि हमें सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना है, हमें उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पढ़ना है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको समझ में आ गया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ में उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं।
सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। सो इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है, ए का डिफरेंस है सिर्फ इसमें। सो अभी बायोटिक में ए लग गया। सो जैसे कुछ हिंदी के वर्ड्स होते हैं जहाँ पर उनके आगे अ लग जाता है, तो वो अ लग जाता है मतलब वो उसका ऑपोजिट ही बिल्कुल हो जाता है। जैसे बायोटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वैसे ही अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर, अभी हम इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं। अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? दीज फैक्टर्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, अबायोटिक लग गया तो ए से आप अंदाजा लगा लो कि ये नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट में जो कि बिहेवियर और सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की, तीन चीजें उसने यहाँ पे बोली हैं, सर्वाइवल, बिहेवियर और रिप्रोडक्शन, इनको इफेक्ट करती हैं। और मेजर जो ज़्यादातर जो बायोटिक थिंग्स जो है वो इफेक्ट करती हैं वो है टेम्परेचर, जो कि आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर और वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में देखेंगे। सो नेक्स्ट वाली वीडियोस अगर आप लेट देख रहे हो इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसे एक बार जाके नेक्स्ट इसके देख लो आगे पार्ट्स, और नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वाली जो लेक्चर आए तो आपको अच्छे से पता चल जाए और आप उसे देख लो। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है कि वो हॉट ही होगा। ठीक है, हम टेम्परेचर से, जैसे नॉर्मली हमें टेम्परेचर होता है तो हम कह देते हैं कि मतलब हमारी बॉडी को कब टेम्परेचर होता है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। बट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब गर्मी भी और सर्दी भी, हॉट भी और कोल्ड भी ऑफ अ सब्सटेंस। एक टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल in polar areas and high altitudes more than 50 degree in tropical deserts in summer. So मतलब के जीरो से लेके, मैं पहले इसको रब कर दूं थोड़ा सा, 0 डिग्री से लेके अप टू 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। सो मतलब ये डिग्री होगी हमारी फ्रॉम द कोल्डर एरिया टू द हाईएस्ट हॉटनेस तक का। सो जैसे कि जो हमारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि पोलर एरियाज जो ठंडे इलाके होते हैं और हाई एल्टीट्यूड्स पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर सब जीरो लेवल से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है समर्स में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। ठीक है, डेजर्ट्स जो पिछली वीडियो थी वहाँ पर हमने बायोम्स किए थे, बायोम्स में हमने डेजर्ट्स भी पढ़े थे। डेजर्ट्स कोल्ड और हॉट डेजर्ट्स होते हैं, सो सारे उसमें बायोम अच्छे से डिस्कस किए थे। अगर आपको बायोम देखने हैं तो आप अभी आई बटन आएगा, आई बटन पे क्लिक करो और वहाँ पर जो सारे बायोम्स है वो समझाए हुए हैं, तो उसे भी अगर आपने समझना है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे एक बार जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ठीक है, अगर आपको वीडियो भी पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछो, और अगर आपको क्विज का आंसर पता है तो फिर भी कमेंट करो। ओके, so changes in temperature are influenced by latitude and altitude, topography and vegetation. जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं वो कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे शहर में तो गर्म है और वहाँ शिमला में है वो वहाँ पर ठंड है। तो ये टेम्परेचर जो है ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है? आपने कभी सोचा है कि जो
दूसरे डेजर्ट्स होते हैं। हमने बायोम्स में पढ़ा था ना, बायोम्स ऐसे ही डिवाइड हुए हैं, कोल्डर हॉटर एरियाज ऐसे कुछ डिवाइड हुए हैं। मेन वो रेनफॉल और टेम्परेचर के बेसिस पे ही डिवाइड हुए हैं बायोम्स, ठीक है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ ये एक डेजर्ट है, सो यहाँ पर बहुत सारी गर्मी है। और वहीं पर हो गया हिमाचल हो गया, हिमालयस हो गए, तो यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ये कैसे डिपेंड करता है? सो चेंजेस, टेम्परेचर में चेंजेस किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? लैटिट्यूड से। सो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं। सो लैटिट्यूड्स के कारण ही ये टेम्परेचर जो है इन्फ्लुएंस होता है। एल्टीट्यूड जो माउंटेन्स वाले एरियाज होते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जैसे एरिया, सरफेस एरिया, जो मतलब कहीं पर पहाड़ हैं और कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर छोटे छोटे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ इलाके। और वेजिटेशन भी वहाँ पर डिपेंड करती है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनको काटा जा रहा है, साफ किए जा रहे हैं फॉर द ग्रेजिंग, फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो अगर वेजिटेशन को काटा जाएगा तो टेम्परेचर उससे इफेक्ट होगा, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज होगा। सो 2050 तक एक कह लो एस्टिमेशन लगाई गई है कि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री तक इंक्रीज हो जाएगा वर्ल्ड का। सो आप इससे लगा सकते हो अंदाज़ा कि वेजिटेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो पेड़ मत काटो, जितने पेड़ लगा सकते हो वो उतने लगाओ। टेम्परेचर आगे थर्ड पॉइंट आता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर जाते हैं 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक, आराम से जो है ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं। अभी हमारे पंजाब में भी 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तो हो ही जाएगा। और भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हो सकता है 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो। और हैं दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जिनका टेम्परेचर 60 to 90 डिग्री भी जा सकता है। और यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस तक कोई ह्यूमन तो रहता नहीं होगा। सो कुछ बैक्टीरिया हैं जो वहाँ 90 डिग्री सेल्सियस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया या एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स में रहती हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पाया जाता है, ठीक है। सो मतलब लाइफ जो है वो हर टेम्परेचर में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। टेम्परेचर जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वर्किंग ऑफ एंजाइम्स में। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जैसे कह लो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। एंजाइम्स में हमारे पेट में भी एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। सो एंजाइम्स भी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे? जब एंजाइम इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, वही जो हमारी पचाने की शक्ति, मैं अपनी बात कर रही हूँ मतलब इंसानों की, लेकिन हम अगर प्लांट्स और ऑर्गेनिक एनिमल्स में देखें तो उनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। सो उनकी एक्टिविटी और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वहाँ पर भी एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं। सो वो भी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि वेरियस टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे ग्रोथ पे। सो टेम्परेचर कितना इफेक्ट करता है। सो अगर आप सोचो कि अगर क्लाइमेट चेंज, अगर हमने 2050 तक कार्बन एमिशंस को नहीं कम किया तो कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो
ये तो हम नॉर्मल इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर में बहुत सारे इलाकों में है, ठंडी है, गर्मी है, तो वहाँ पर कैसे जीव और प्लांट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या क्या उसके नुकसान भी हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती, बट अगर ठीक है तो अगर आपके पास कोई आइडिया है या फिर नहीं भी, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और इससे सीखो। और अगर आपके पास कोई आइडिया भी है जो कि एप्लीकेबल हो सकता है तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। मेस्मराइज बायो ये एक प्लेटफॉर्म ही यही है कि हमें स्टडी के साथ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रयत्न करने हैं, ठीक है। हमें पढ़ना भी है और हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है। सो ग्रोथ के लिए क्या इफेक्ट्स है टेम्परेचर के। रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जितना अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ का भी रेट इंक्रीज हो रहा है। विच बिगिंस टू डिक्लाइन। जैसे एक मैकरल एक फिश है, ये फिश का नेम है, इसको 207 घंटे लगते हैं अपने एग्स को हैच करने के लिए जब टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस का, और 5 घंटे लगते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सो 21 डिग्री इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हम उनके लिए कह सकते हैं अगर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो उनको सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। अगर सोचो कि ये तो नॉर्मल स्टेट पे 21 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, अगर हमने आने वाली सालों तक कार्बन इमिशंस को नहीं कम किया तो क्या क्या अगर 21 डिग्री से ये टेम्परेचर सपोज करो 25 डिग्री तक चला गया तो क्या 5 घंटे से और भी कम हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री से सीधा 207 घंटे से 5 डिग्री हो गया, तो एनिमल्स की लाइफ में भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर तो कलरेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स जो हैं उनकी डार्कर स्किन होती है जो कि वार्मर एरियाज में रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, ठीक है। ये आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया तो वहाँ पर जो है उनकी डार्क स्किन होती है, ठीक है। और अगर आप कोल्डर रीजन्स में लगा लोगे जैसे ब्रिटिश वगैरह हो गया तो वो कितने गोरे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कलरेशन टेम्परेचर को पढ़ सकते हो कि एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि जो वार्मर एरियाज में रहते हैं उनकी डार्क स्किन होती है, और जो लाइटर एरियाज जो एरिड कूल एरियाज में रहते हैं। एरिड मतलब क्या है, एरिड का मतलब है जो डेजर्ट वाले ठंडे इलाके होते हैं, जो डेजर्ट वाले ठंडे इलाके होते हैं ना वो उसमें जो है वो एनिमल्स जो है उनकी लाइटर स्किन होती है। रिप्रोडक्शन में क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जो गोनैड्स होते हैं, ठीक है, गोनैड्स जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मैच्योरेशन होती है उनको भी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है, और जो उसके बाद गोनैड्स के बाद जो गमीट्स बनते हैं, ठीक है, वो भी टेम्परेचर के साथ कंट्रोल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर आप सबको पता है ग्रास होपर क्या होता है। उनके जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जैसे कि 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो उनकी एग लेइंग है वो 20 to 30 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर 32 डिग्री सेल्सियस के भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर जो उनका लेवल है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का, बच्चे पैदा करने का, वो एक कम हो जाता है, ठीक है। एक टेम्परेचर के बाद वो फिकंडिटी का मतलब होता है कि एक जो क्षमता होती है, एक जो लेवल होता है ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने का, तो वो जो है डिक्लाइन होने लगता है। बिहेवियर में क्या इफेक्ट पड़ता है।
बिहेवियर में टिक्स एंड सर्टेन स्नेक्स, कुछ स्नेक्स जैसे कि पिट वाइपर locate their warm blooded prey by body heat emitted by the latter. So इतने टेम्परेचर में अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी में हीट छोड़ रहे हैं, सो उनके भी इमिशन से जो ये स्नेक्स होते हैं वो अपने शिकारी का पता लगा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है। एबिलिटी टू टॉलरेट टेम्परेचर वेरिएशंस। सो वो दो तरह के होते हैं, यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म और स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। मतलब इन्होंने क्या है कि टेम्परेचर के साथ जिस इलाके में ये अपने हैबिटेट है उनका, सो हैबिटेट और नीश भी एक डिटेल्ड इसकी क्लास 1 पे वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो भी आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हैबिटेट और नीश जिसको पढ़ना है वो उसको जाके देख ले, बट पहले आप इसको देख लो। यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म और स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म दो तरह के उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सो एबिलिटी टू टॉलरेट, एबिलिटी टू टॉलरेट मतलब कि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया अपने हैबिटेट के साथ कि वो अब देखते हैं उन्होंने कैसे अडेप्ट किया। यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर है मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो वो टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स और बर्ड्स और एटमेशिया ट्राइडेंटेटा प्लांट्स ऑफ फैमिली एस्ट्रेशिया। सो ये वही फैमिली का प्लांट है, ये वही फैमिली का प्लांट है। सो आप इमेज से ज़्यादा इसको रिमाइंड कर सकते हो कि यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जिन्होंने अपने आप को टॉलरेट, अपने आप को अडेप्टेबल बना लिया है, अपने आप को उन्होंने ऐसी अडेप्टेशंस कर ली हैं कि वो वाइड रेंज टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि वहाँ पर रहते हैं, जैसे पोलर बियर से आपको पता चल ही गया होगा कि वो ठंडे इलाकों की बात हो रही है। सो ऑर्गेनिज्म दैट live within a narrow range of temperature because of their requirement of nearly कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि उनका हैबिटेट ही ऐसा है कि उनको टेम्परेचर ही कम चाहिए, उनको नेचर ने ही ऐसे बनाया, ठीक है। इनके पास फैट होती है, सबक्यूटेनियस फैट होती है, और इनके पास ऐसे मतलब ये इनको नेचर ने ही ऐसे बनाया। सो वो अपने जो हैबिटेट है उसके साथ अडेप्टेबल है। सो ये स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। पोलर बियर, लिजर्ड, एम्फेबियंस और प्लांट्स भी होते हैं कुछ। नेक्स्ट आ जाता है वो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उन्होंने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना सीख लिया है। सो दो तरह के होते हैं, पोकिलोथर्मल और होमियोथर्मल। पोकिलोथर्मल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर बाहर वाला टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उनका बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो भी चेंज होता है इसके साथ। और इनको एक्टोथर्मल भी कहते हैं। सो एक डिफरेंस होता है एक्टोथर्मल वर्सेस एंडोथर्मल, ठीक है। सो उसको हम पोकिलोथर्मल और होमियोथर्मल भी कह देते हैं। सो ये दोनों एक ही बात होती है। सो अगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर एक्टोथर्मल आए तो पोकिलोथर्मल एक ही चीज़ है और एंडोथर्मल और होमियोथर्मल एक ही चीज़ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होमियोथर्मल। पहले हम देख लेते हैं पोकिलोथर्मल। पोकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स और एम्फेबियंस। होमियोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर, अपना वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, एक ही जैसा रखते हैं चाहे बाहर जैसा भी टेम्परेचर हो,
डिस्पाइट चेंजेस इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब उनके जो एनवायरनमेंट, उनकी जो सराउंडिंग है वहाँ पर जैसा भी टेम्परेचर हो, लेकिन वो जो है वो अपना जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। इनको एंडोथर्मल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्टोथर्मल और एंडोथर्मल का डिफरेंस आ जाए तो आप होम्योथर्मल और पोकिलोथर्मल के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको होम्योथर्मल ऐसे आ जाए क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन होम्योथर्मल एंड पोकिलोथर्मल, तो आप एंडो और एक्टो लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स ही हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स में आपकी प्रैक्टिकली ही देखी जानी है, ना कि थ्योरी, कि आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। चलो आगे बढ़ती हैं। ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मल ऑर्गेनिज्म और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी इसे बोलते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हो गए। अडेप्टेशन टू टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर के साथ अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स ने बहुत सारी अडेप्टेशंस की हुई हैं। अगर आप जैसे देखोगे प्लांट्स में वेरियस अडेप्टेशन, जैसे कि हेयर, थिक कवरिंग, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या होता है, ये जैसे प्लांट्स में गम वगैरह निकलती है तो ये म्यूसिलेज होता है। थिक लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन एंड रिटेन वाटर। तो ये कहाँ पर पाए जाते होंगे, वार्मर एरियाज में। वार्मर एरियाज में क्योंकि उन्होंने अपने कुछ अडेप्टेशंस कर लिए, जैसे हेयर्स हो गया, थिक कवरिंग होगी, म्यूसिलेज हो गया, थिक लीव्स हो गए, ताकि उनका जो है वो पानी जो है वो रिटेन कर पाए और कम से कम उसे लूज कर पाए। और एनिमल्स जैसे कोल्डर एरियाज में एनिमल्स हो गए, इनके पास थिक कोट होता है, जैसे आप इसका कोट देख रहे हो। पोलर बेयर का भी कितना मोटा कोट होता है उसका, हेयर्स का जो बना होता है। स्केल्स, फेदर्स आ जाते हैं बर्ड्स में। सबकुटेनियस फैट होता है इनमें। सबकुटेनियस फैट कौन सा होता है, जो फैट होता है, ठीक है, लेकिन हार्मफुल नहीं होता। वो सिर्फ इनकी इंसुलेशन के लिए बना होता है, कि ताकि इनकी जो हीट, बॉडी हीट है वो बाहर ना जा पाए, वो इनको गर्मी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है, कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लोजर रूल है। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हो गया, इनमें पिगमेंटेशन जो होती है वो बहुत ही कम होती है कोल्डर एरियाज में, येलो ब्राउन टू रेड इन। लेकिन जो हॉट एरियाज होते हैं यहाँ पर ब्लैक हो जाता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। पिगमेंटेशन मतलब होता है कलरिंग, पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलरिंग। ठीक है, पिगमेंटेशन मतलब कलरिंग। सो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है, जैसे आप अफ्रीका वाली साइड देख लो, ठीक है, वहाँ पर ब्लैक पीपल ज़्यादा है। और जैसे कि आप दूसरी साइड देख लो जहाँ पर ठंडे इलाके हैं, तो आप इंडिया में देख लो, जैसे हिमाचल हो गया, सो वहाँ पर ज़्यादातर उनकी पिगमेंटेशन स्किन नहीं होती है। तो पिगमेंटेशन ये एक प्रोसेस है जब हमारी बॉडी से मेलानिन निकलता है। मेलानिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पिगमेंटेशन के लिए। सो मेलानिन तब निकलता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मेलानिन जो है वो हमारी बॉडी को, जैसे हम लगाते हैं ना, सनस्क्रीन लगाते हैं, तो मेलानिन ये वही काम करता है, ये यूवी रेज जो हार्मफुल रेज होते हैं उनको अंदर आने से बचाता है हमारी बॉडी में। सो जब मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हमारी जो बॉडी है उसका कलर भी चेंज होने लगता है, वो असल में जो है वो मेलानिन ही होता है। सो जो बंदे जो है ठंडे इलाके में रहते हैं उनमें मेलानिन प्रोड्यूस होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना टेम्परेचर ही नहीं है, सन की धूप ही नहीं है इतनी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बर्ड्समैन्स रूल। ये रूल क्या कहता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गए,
कोल्डर एरियाज आर लार्जर एज कम्पेयर टू वार्मर एरियाज। तो वो कह रहा है कि जो कोल्डर एरियाज में ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, ये लार्जर होते हैं, मतलब लार्ज साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू वार्मर एरियाज में। एलेंस रूल क्या कहता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ मैमल्स जैसे कि उनके एयर्स, स्नाउट, टेल, लेग्स, कोल्डर एरियाज शॉर्टर होते हैं और दोज ऑफ वार्मर रीजन्स। जैसे कि एनिमल, ये अभी एनिमल की पिक लगाई है, ये शायद कैट है, बिग कैट इसको बोल सकते हैं हम। तो आप इसके देख रहे हो स्नाउट, इसके एयर्स, इसकी टेल्स, जो वो इसके रूल के मुताबिक वो जो है कोल्डर एरियाज में जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके छोटे होंगे। एनिमल्स, मैमल्स के ना कि बर्ड्स के, ठीक है, वो छोटे होंगे, इनके एयर्स, स्नाउट्स, टेल्स और लेग्स। बट जो वार्मर रीजन्स हैं उनके कंपैरिजन में इनके छोटे होंगे, ये एलेंस रूल कह रहा है। और आगे आ जाता है रेंच रूल, ये कह रहा है जो कोल्डर एरियाज में जो बर्ड्स रहते हैं उनके विंग्स जो है वो छोटे होते हैं जो कि वार्मर एरियाज के मुकाबले। सो एलेंस ने एनिमल्स में मैमल्स की बात की थी, उसने ये बोला था कि ये जो एयर स्नाउट्स होते हैं ये छोटे होते हैं। और रेंच रूल क्या कह रहा है कि बर्ड्स जो उसके जो विंग्स हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वार्मर एरियाज के एनिमल बर्ड्स से। और एक रूल आता है जॉर्डन रूल। जॉर्डन रूल क्या कह रहा है, फिश ऑफ कोल्ड वाटर टेंड टू हैव मोर वर्टेब्रा। सो जो कोल्ड वाटर फिशेस होती हैं उनके वर्टेब्रा ज़्यादा होते हैं। वर्टेब्रा क्या होता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, सो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल, तो स्पाइनल में ये जो यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, सो ये जो छोटे छोटे बने होते हैं ना इसे हम वर्टेब्रा कह देते हैं, जैसे कि हम मनके भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये जो होते हैं फिश में भी होती है। फिश की आपने अगर कार्टून्स में हड्डी देखी होगी तो ऐसे ही होती है ना, ऐसे, और फिर ऐसे से उसके कंडे होते हैं, है ना। तो उसने बोला जो कोल्डर वाटर की फिश उसके ज्यादा वर्टेब्रा होंगे। आगे आ जाता है थर्मोपिरियोडिसिटी। थर्मोपिरियोडिसिटी क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे थर्मोपिरियोडिसिटी को दो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया, एक डायर्नल थर्मोपिरियोडिसिटी और एक सीजनल थर्मोपिरियोडिसिटी। सो डायर्नल से पहले हम देख लेंगे कि थर्मोपिरियोडिसिटी क्या होता है। थर्मोपिरियोडिसिटी मतलब रेगुलर चेंज इन बॉडी टेम्परेचर दैट अकर्स एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। दिन में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना रेगुलरली, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक निश्चित टाइम पे, जो होते हैं डायर्नल थर्मोपिरियोडिसिटी। इनका क्या होता है, जो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है ड्यूरिंग द डे, ठीक है, और लो होता है ड्यूरिंग द नाइट। और जो हाई डे टेम्परेचर जो होता है, जो डे में टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना प्लांट्स में फूड बनाने की, तो वो उनको ज़्यादा उसमें भाग डालता है हाई टेम्परेचर डे में। लेकिन वहीं लोअर टेम्परेचर जो है वो जो नाइट में होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ और उनकी जो वाटर की स्टोरेज है उनको हेल्प करता है। उनके पास वाटर होगा तभी वो नेक्स्ट डे अपना फूड बना पाएंगे, ठीक है। अगर उस इलाके में बारिश बहुत कम हो रही है, ठीक है, हमने कुछ प्लांट्स डिस्कस किए हैं जहाँ पर जो प्लांट्स हैं उन्होंने अडेप्टेशंस डेवलप कर ली हैं कि वो अपना जो वाटर है वो ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कैक्टाई हमने पढ़ा था बायोम्स में, ठीक है। तो अभी भी हमने एक पढ़ा है कि कुछ अडेप्टेशंस पढ़ी हैं जैसे कि हेयर्स और म्यूसिलेज पढ़ा है हमने, है ना। म्यूसिलेज क्या होता है, म्यूसिलेज जैसे कि गम लाइक जो सिक्रीशंस करते हैं प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं। इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन इन मैनी प्लांट्स एंड डिटरमाइन द पीरियड ऑफ एनिमल एक्टिविटी।
जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं वो दिन में जो है वो खुड में रहते हैं, बुरोज में रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो टेम्परेचर से बचने के लिए। और एक आती है सीजनल थर्मोपिरियोडिसिटी। सीजनल से हमें पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर जो है वो दिन में नहीं चेंज हो रहा है बार बार, वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे कि डिफरेंट सीजन्स होते हैं साल में, है ना। तो हर साल में जैसे सीजन्स आते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर्स होता है उसके साथ, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ और फिनोलॉजी को भी फेवर करते हैं। जैसे कि सीजनल थर्मोपिरियोडिसिटी देयरफॉर कंट्रोल जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, लीफ शेडिंग, सीड जर्मिनेशन इफेक्ट। जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना कि इस सीजन में यही वाला फ्रूट आएगा, जैसे गर्मियों में आम आएगा लेकिन सर्दियों में आम नहीं आता। सो ये सीजन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो जो अगर सीजनल डिफरेंट जो है फ्लावरिंग, फ्रूट, लीफ शेडिंग इनको फेवर करता है। जैसे कि एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, कलरेशन एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, कलरेशन ये हमने सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको बता देती हूँ, मॉर्फोलॉजी मतलब कि उसकी बाहरी क्रिएशन कैसी होगी, ठीक है। होम्योस्टेसिस। अभी होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस ये एक फिनोमिना मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब कि अपने अंदर जो है टेम्परेचर एक बनाए रखना, चाहे बाहर जितना भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो कि एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, जो कि हमने पढ़े थे होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स थे, वो ही होम्योस्टेसिस शो करते हैं। कैसे करते हैं भी पढ़ते हैं हम। रिटेनिंग हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो हीट उनके जो अंदर, जब भी हम अगर फूड खाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं फूड को पचाने के लिए, जिससे हीट जनरेट होती है। तो एनिमल्स में भी ऐसा होता है, जब उनके अंदर हीट जनरेट होती है तो वो उनके अंदर ही वो अपने आप को उसको स्टोर करके रखते हैं, वो हीट को। उनके पास इंसुलेटिंग कोट होता है, ठीक है, जैसे कि पोलर बेयर के पास था, फोक्स के पास था। सो उनके पास कोट होता है जो कि थिक स्किन होती है, स्केल्स, हेयर्स, फैदर्स, सबकुटेनियस फैट होती है। चेंजेस कुटेनियस सर्कुलेशन, कंस्ट्रिक्टिंग सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, कोल्ड, डिलीटिंग देम इन हॉट वेदर। सो वो क्या करते हैं कि जो उनके अंदर फैट होती है वो उसको यूज़ करते हैं अपने अंदर बॉडी को हीट, अपने अंदर टेम्परेचर गर्मी बनाए रखने के लिए, ठीक है। उनकी ब्लड वेसल्स को वो कंस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, और जब भी थोड़ा गर्म मौसम हो जाता है तो वो इस प्रोसेस को कर देते हैं बंद। माइग्रेशन कर, कुछ एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर एरिया से विंटर एरियाज में, या फिर विंटर एरियाज में समर एरियाज में, ठीक है। वो माइग्रेशन कर जाते हैं कुछ एनिमल्स। सो अभी हमारा जो टेम्परेचर के है वो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन इससे आगे हम एक और फैक्टर डिस्कस करेंगे जो होगा लाइट, ठीक है। लाइट हम डिस्कस करेंगे, उसके सारे प्रोसेसेस देखेंगे, और लाइट में जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं उसको अभी लाइट के बाद वाटर आने वाला है, वाटर के बाद सॉइल आने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो, और जितना हो पढ़ो और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और जैसे कि मैंने बोला, आप टेम्परेचर को, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे आओ, फेसबुक पे आओ, ठीक है। अपने आइडियाज शेयर करो, और
डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू हैव लर्न। ओके बाय।